दिल्ली में 95 के बाद क्रिमिनल्स का ऐसा हो गया था। दिल्ली में गए तो हम मारे जाएंगे, तो दिल्ली में तो एंटर करते ही नहीं थे। जो क्रिमिनल वांटेड थे ने अपनी जमानतें कैंसिल करा के जेल में जाना पसंद किया, ताकि वहाँ सुरक्षित तो रहेंगी, जान तो बच जाएगी। और यही एक डर होता है क्रिमिनल के दिमाग में, अगर उसको पुलिस का भय हो, लोगों के दिमाग में वो डर खत्म हो गया जो 95 में डर पैदा हुआ। दीपक मिश्रा जी ने जीप के बोनट पे खड़े होकर संबोधित किया कि मैं दीपक मिश्रा आज ये वादा करता हूं कि 1 महीने के अंदर अंदर ये 2 गैंग, और पब्लिक उनकी बात को विश्वास करती थी, ये ऑफिसर कर सकता कुछ। और मेरे को और सर्विस शंकर को पूरे डिस्ट्रिक्ट में 2 को चुना उन्होंने। हम बिल्कुल रो थे, उन गैंग के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं थी। किशन पहलवान गैंग को मुझे कहा गया कि आप पकड़ेंगे, और बलराज गैंग को रविशंकर को काम दिया गया। तो सबसे पहले मैंने किशन पहलवान को अपने 3 और साथियों के साथ में एक एनकाउंटर पे पकड़ा। तो दीपक मिश्रा जी का जो वादा था वो पूरा हुआ। बहुत से क्रिमिनल जो बाहर थे उन्होंने अपने बेल करा के अपनी जेल में चले गए। पंद्रह सितंबर 1994 दिल्ली पुलिस के इतिहास का एक वो चैप्टर था जिसने काफ़ी हद तक क्रिमिनल्स को पकड़ने की दिशा को बदल दिया। इससे पहले ज़्यादातर नॉर्मली दिल्ली पुलिस केवल और केवल उन्हीं क्रिमिनल्स को पकड़ती थी जो दिल्ली के अंदर ऑपरेट करते थे। उस समय तिलक नगर के एसएचओ एलन राव साहब ने मेरठ के डिजिट क्रिमिनल ब्रिज मोहन त्यागी को एनकाउंटर किया था। आज हम बात करेंगे एलन राव साहब से। इनका तकरीबन 50 साल का एक्सपीरियंस है दिल्ली पुलिस का, 37 साल का, और 10 साल से ज़्यादा इनको हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए वेरियस कोर्ट्स में। हम बात करेंगे कि इन 50 सालों में दिल्ली का क्राइम किस तरह से बदला है, क्रिमिनल्स का मोडस ऑपरेंडी कैसे बदला है, कैसे वो आज से 50 साल पहले काम करते थे और आज किस तरह से काम कर रहे हैं, और किस तरह की हमें दिल्ली पुलिस में चेंजेस करने की ज़रूरत है। सर, आपका इंडिया हार्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सर, जब आपने 77 में दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया था एज ए सब इंस्पेक्टर, उस समय क्राइम किस तरह के क्राइम होते थे, और जब आपने 2014 के आसपास जब आप रिटायर किए, उस समय के जो क्राइम होते थे, कितना अंतर आया इन 50 सालों के अंदर, 40-50 सालों के अंदर? 1977 और 2014 यानी कि करीब 37 साल के इस पीरियड के दौरान क्राइम की सिचुएशन, क्राइम का पैटर्न, क्राइम का मोडस ऑपरेंडी वो काफ़ी कुछ हद तक बदला है। उसकी वजह कई हो सकती है। एक तो उस टाइम पर जो ट्रेडिशनल क्राइम जो ज़्यादा होते थे, रोबरी, डकैती, वाइन शॉप लूट लिया या ज्वेलरी शॉप लूट लिया किसी ने, या कोई राह चलते हुए किसी ने लूट लिया, वहाँ पर उस टाइम के जो क्रिमिनल्स थे वो खाली फेस टू फेस क्राइम करने में विश्वास रखते थे। और अभी जो पैटर्न आया है वो है कि आपको फेस टू फेस करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर खासतौर से जैसे साइबर क्रिमिनल्स की बात अगर कर रहे हैं, तो बहुत से जो क्रिमिनल्स जो पहले जिन्होंने अपने टाइम में बहुत बड़ा वो किस प्रकार से क्राइम में इन्वॉल्व रहते थे, काफ़ी खूंखार अपराधी माने जाते थे, वो धीरे धीरे करने के बाद में कुछ एक उन्होंने अपने आप को स्टॉप कर लिया, कहीं प्रॉपर्टी के डील्स में आ गए, या वो एक्सटोर्शन करने लगे इनडायरेक्टली, या फिर वो थ्रेट करने लगे, धमकी देने लगे, वो फिर उस ट्रेंड में आ गए। और उसके बाद धीरे धीरे अभी करके ये साइबर क्राइम की तरफ जा रहे हैं। तो नो डाउट सिचुएशन के हिसाब से क्राइम का पैटर्न बदलता जाता है। उस टाइम पे पुलिसिंग जो थी वो ट्रेडिशनल पुलिसिंग थी, और ट्रेडिशनल पुलिसिंग काफ़ी सालों तक चलती रही। ट्रेडिशनल पुलिसिंग का मतलब है कि आपके पास किसी भी गैंग के बारे में उसकी मोडस ऑपरेंडी यानी तरीका वारदात के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट अहम रोल होता है तरीका वारदात का पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और साइंस में। कि तरीका वारदात एक प्रकार का, एक अपराधी किसी खास तौर से तरीके से अपराध करता है तो उसकी एक प्रकार से नेचर हो जाती है, वैसे ही करेगा। यानी कि कोई रोबरी करने वाला है तो रोबरी करेगा, डकैती करने वाला है तो डकैती करेगा, या वेपन कोई यूज करता है, कोई चाकू इस्तेमाल करता है, चाकू ज़्यादातर इस्तेमाल करतेगा। उसके बाद रिवाल्वर में कई कैटेगरी है, एक तो देसी कट्टा इस्तेमाल करेगा, या फिर कोई इम्पोर्टेड रिवॉल्वर इस्तेमाल करेगा, या कोई दिन में क्राइम करता है, कोई रात में करता है। तो इस प्रकार से अलग अलग मोडस ऑपरेंडी के हिसाब से वो क्राइम का पैटर्न इसमें बदलता रहता है। तो उसी हिसाब से पुलिस को अपनी तैयारियां रखनी पड़ती हैं। जो क्राइम का पैटर्न बदलता रहता है तो वो फिर अपने पुलिस भी अपने तरीके से उसको बदलना चाहती है। तो यहाँ पर बड़ा इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार का क्राइम को पहले से पुलिस ऑफिसर्स अपना
स्टडी करते हैं, उसके बाद से फिर अपराधियों के मोडस ऑपरेंडी के हिसाब से उसको सर्च करते हैं। पहले ज़माने में ये था कि एक लाइब्रेरी बनी होती थी क्राइम ब्रांच में, उसमें मोडस ऑपरेंडी वाइज उनके डोजियर्स होते थे। तो हमें कोई अपराध हो जाता तो फिर हम सारे डोजियर्स को खंगालते थे, वो सारा कुछ। वो पहले मैनुअल होता था सारा कुछ। उसके बाद जब से कंप्यूटराइज सिस्टम हुआ है तो सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया। आज की डेट में आपको पूरे इंडिया के किसी अपराधी के बारे में पता करना हो तो आपको विद द क्लिक ऑफ माउस आप उसको कर सकते हैं। जैसे क्रिमिनल्स एंड का ट्रैकिंग सिस्टम जिसे बनाया हुआ है, सीसीटीएनएस एक प्रकार से हमारा प्रोजेक्ट है पूरा पुलिस का, वो पूरे इंडिया के लिए लागू है। तो अभी वो है कि अब हम कोऑर्डिनेशन करना है, तो पहले हम किसी से फ़ोन पे बात करके अपराधी की जानकारी लेते थे, अब हमें कंप्यूटर से ही हम ऑनलाइन सारा पता कर सकते हैं। तो ये जो हमारी साइंस की तरक्की हुई है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन में भी और आगे मदद मिली है। और मैं समझता हूँ जो जैसा पैटर्न बदलता जाता है, पुलिस को अपनी कार्य प्रणाली में उसको चेंज करना होता है। राव साहब का जो पुलिसिंग करियर है वो सब इंस्पेक्टर से शुरू होकर के डीसीपी तक का रहा है। बहुत कम ऐसे आपको पुलिस ऑफिसर्स मिलेंगे जिन्होंने आईओ का भी काम किया है, जिन्होंने थानों को भी हैंडल किया है, जो एसीपी भी बने हैं और उसके बाद डीसीपी बन करके एक डिस्ट्रिक्ट का और एक पर्टिकुलर ब्रांच को जिन्होंने हेड किया है। इनको प्रेसिडेंट विशिष्ट सेवा मेडल, प्रेसिडेंट गैलेंट्री मेडल और ना जाने कितने मेडल से इनको सम्मानित किया गया, खास तौर पर जब इन्होंने लाइव एनकाउंटर किया था रजौरी गार्डन के पास 1994 में। राव साहब का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कि इन्होंने यूपी और वेस्टर्न यूपी के क्रिमिनल्स को पकड़ने का जो मुहिम शुरू किया था 1994 में, वो अपने आप में यूनिक था। इनका, इनकी टीम का और ख़ास तौर पे इनके साथ जो इनकी टीम को लीड कर रहे थे मिस्टर दीपक मिश्रा जी का। सर 1994 के टाइम एक ऐसा क्राइम का सीन था कि एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग ये काफ़ी ज़्यादा चल गया था। त्यागी गैंग और ना जाने कितनी गैंग्स थी जो वेस्टर्न यूपी की सारी, पहलवान जिसको आपने शायद पकड़ा था, जी जी। है ना? कृष्णा पहलवान था शायद। उन पहलवान, उन क्रिमिनल्स को आपने पकड़ा और वो ज़्यादातर यूपी के या दिल्ली के नहीं होते थे, बाहर से आकर के इधर क्राइम करते। हालत ये हो गई थी कि इवन उन क्रिमिनल्स का इंटरवेंशन डूसू के इलेक्शंस में भी देखा गया था। सर 1992 का जो दौर था वो बहुत खतरनाक दौर था, उसके बारे में आप बताएंगे कि और उस वेस्टर्न यूपी के क्रिमिनल्स को आपने एलिमिनेट कैसे किया, आपने मतलब दिल्ली पुलिस ने एज अ जी होल? जी जी। देखिए, वो दौर जो 92 से लेके 95 तक, मैं आपको 3 साल का, मैं 92, 3, 4, 3-4 साल का जो टाइम था, वो ऐसा टाइम था जबकि हमारे दिल्ली के कुछ, साउथ वेस्ट दिल्ली के नजफगढ़ एरिया के कुछ बदमाश, कुछ उसके बाद वेस्टर्न यूपी के जो ड्रिल्ड क्रिमिनल्स थे, वो उन्होंने उस टाइम पे नोएडा की तरफ, जो मतलब यूपी में जो एरिया था, वहाँ पर एक्सटोर्शन, दिल्ली के बिजनेसमैन को एक्सटोर्शन करके कॉल करना या थ्रेट करना, सुपारी किलिंग करना, ये इनका एक आम पेशा बन गया था। तो ये आम जनता में पुलिस की छवि धीरे धीरे कम होती जा रही थी। तो 93 में जब मैं अशोक विहार एसएचओ से तिलक नगर एसएचओ ट्रांसफर होकर आया, तो तब तक दीपक मिश्रा जी यहाँ पर डीसीपी वेस्ट होते थे। तो एक बार की बात है कि नजफगढ़ में कोई 2 अपराधियों ने 2 बिजनेसमैन को मार दिया था बिकॉज उनको पैसा नहीं मिला था। काफी तो एजिटेशन भी हुआ था वो उसको लेकर जबरदस्त के। एजिटेशन हुआ। नजफगढ़ मार्केट पूरी बंद हो गई थी उस टाइम पर। वो एरिया पड़ता था साउथ वेस्ट का, उसके डीसीपी थे यूएनबी राव साहब। वो उस दिन छुट्टी पर थे। तो एमबी कौशल हमारे जो कमिश्नर साहब हुआ करते थे, उन्होंने हमारे डीसीपी साहब यानी दीपक मिश्रा साहब को कहा कि आप जाकर देखिए, नजफगढ़ की सिचुएशन को कंट्रोल करिए। तो वहाँ लोगों में बहुत बड़ा रोष था। जब अब वहाँ गए तो मैं और बाकी पूरे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के कुछ टीम्स, रविशंकर इसमें स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर थे, मैं एसएचओ तिलक नगर था, शोधीन सिंह साहब थे, एसीपी विजय मलिक साहब, बहुत से आदमी सब साथ लेकर जब दीपक मिश्रा जी वहाँ गए, लोगों को शांत करने की कोशिश की थी, लेकिन लोग शांत नहीं हो रहे थे। तो दीपक मिश्रा जी ने एक बात सूझी, उन्होंने एक जीप के बोनट पे खड़े होकर सभी लोगों को संबोधित किया कि मैं दीपक मिश्रा आज ये वादा करता हूं कि 1 महीने के अंदर अंदर ये 2 गैंग, यानी कि जो मुतराऊ के जो बलराज गैंग था वो, और कृष्ण पहलवान डिचाऊ का, ये 2 बड़े नोटोरियस गांव थे। एक गैंग था बलराज गैंग और एक था किशन पहलवान गैंग। उन दोनों गैंग्स को, जो कि वो दोनों उस एरिया में बहुत ज़बरदस्त ऑपरेट कर रहे थे, लोगों को नाक में दम किया हुआ था दोनों गैंगस्टर्स ने। उनके गैंग में 4-4, 5-5, करीब 10-10 लोग शामिल थे। तो उनको पकड़ने का दीपक मिश्रा जी ने वादा तो वहाँ कर दिया आम अच्छा, फिर जनता दो को। टीम
उन सब लोग शांत भी हो गए इनके वादा करने के बाद, क्योंकि दीपक मिश्रा जी के नाम को बहुत लोग जानते थे, क्योंकि 92 में जो सीलमपुर में जो उन्होंने कोई करके दिखाया था, उसके बाद उनका नाम था और पब्लिक उनकी बात को विश्वास करती थी, ये ऑफिसर कर सकता कुछ। थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है कि 2 टीम्स बनाई थी, एक शायद आपका था और एक रविशंकर हाँ, जी का यस, था। फिर आपको किशन पहलवान को अरेस्ट करने के लिए कहा था और उनको वो फिर चले गए और 26 ऑफिस, दिन का ये टाइम वादा दिया था कर आपको शायद। वादा करके हाँ। वो अपने ऑफिस चले गए और मेरे को और सर्विस शंकर को, पूरे डिस्ट्रिक्ट में 2 को चुना उन्होंने, अपने ऑफिस में बुलाया, बोला मैं तो वादा तो करके आ गया, अब बताओ कैसे करें। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम बिल्कुल रो थे, उन गैंग के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो हमने कहा जी एक एक गैंग को हम असाइन कर दो। तो किशन पहलवान गैंग को मुझे कहा गया कि आप पकड़ेंगे और बलराज गैंग को रविशंकर को काम दिया गया और टाइम दिया गया। हमारा टाइम था 1 महीने का, पब्लिक को कह के आए थे, उन्होंने कहा 20 दिन 22 दिन 26 दिन मैक्सिमम, 25-26 दिन से, क्योंकि 1 महीने से पहले का टारगेट उन्होंने हमें रखा। टारगेट जब सेट करते हैं ना, कभी भी मान लो किसी बच्चे ने अच्छा नंबर लेना है तो टारगेट सबसे टॉप में 100% नंबर आएंगे तो कम से कम 95 तो आएंगे। तो ये टारगेट सेट करके हम दोनों को कह दिया कि आप जाइए, आप खुली छुट्टी, आप जैसा भी करें, पकड़ना है किस तरह। तो हमने अपने अपने प्लानिंग बनाई, हमने रैकेट किया। तो सबसे पहले मैंने किशन पहलवान को अपने 3 और साथियों के साथ में एक एनकाउंटर पे पकड़ा और उसके वो भी बाद 22 दिन के अंदर शायद, हाँ 21 दिन में 21 दिन में उस वादे के 21 दिन में सबसे पहले वो गैंग को पकड़ा और उसकी कहानी फिर अलग है, कैसे हमने बड़ी मेहनत से किस प्रकार से कैसे कैसे हमने किसी और मुखबिरों की, इसमें मुखबिरों का बड़ा अच्छा रोल रहा है, उसकी मदद से हमने पकड़ा। उसके 5-6 दिन बाद फिर 26वें दिन रविशंकर की टीम ने, उसमें मैं भी साथ गया था, वो पकड़ा। वहाँ पर वो गैंग रहता था राजस्थान और मेरे वाला गैंग रहता था, जो किशन पहलवान का गैंग रहता था उत्तर प्रदेश। दिल्ली में दोनों गैंग की प्रेजेंस नहीं थी, बाहर से दोनों को लाए पकड़ के, उसको फिर अंदर किया। तो दीपक मिश्रा जी का जो वादा था वो पूरा हुआ। और उसके बाद फिर ये फिर आपने जैसे पूछा कि बाहर के अपराधियों को पकड़ने की मुहिम पर उनको दीपक मिश्रा जी को लगा कि हम कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने टारगेट किया कि जितने यूपी के गैंगस्टर्स हैं, जो कि इनामी गैंगस्टर हैं, जिनको पकड़ना जरूरी है, चाहे वो दिल्ली के हैं या नहीं है, अब बाहर के तो भी आप उसमें लग जाइए। तो वो फिर हमको, मेरे को और फिर एक और टीम बनाई। तब तक राजवीर इंस्पेक्टर बन गए थे स्पेशल स्टाफ में, हमने और राजवीर ने मिलकर फिर उसके बाद फिर राजवीर रमाला को साउथ दिल्ली में, और दूसरा इंस्पेक्टर मोहन जी भी शायद, मोहन चंद और राजवीर रमाला वाले में थे। और उसके बाद फिर यूपी फरीदाबाद सेक्टर 16 में दिन में ही वहाँ जाके उनको एक और गैंगस्टर को हमने वो किया। उन दोनों में 2-2 आदमी और मारे गए गैंगस्टर्स के अलावा। तो ये फिर उसके बाद भी हम काम करते रहे, ऐसा नहीं कि काम बंद हुआ कभी भी, तो काम चलता रहा ऐसे ही। पर 3-4 साल के अंदर ही आपने पूरी 95 में, मतलब ये समझ लो दिल्ली में 95 के बाद वेस्टर्न यूपी की क्रिमिनल्स का दिल्ली में आना एक ऐसा हो गया था कि उनका सपना था कि दिल्ली में गए तो हम मारे जाएंगे, तो दिल्ली में तो एंटर करते ही नहीं थे। और बहुत से क्रिमिनल्स जो कि थोड़े बहुत कम उसके थे, उन्होंने अपने बेल करा के अपनी जेल में चले गए, जो बाहर थे। अच्छा। हाँ, वो अपने आप, क्योंकि उनको ये लगा कि वो तो जब दिल्ली पुलिस की ये टीमें बाहर से लोगों को पकड़ के ला सकती हैं या बाहर के लोगों को अंदर दिल्ली में पकड़ सकते हैं, तो फिर हम कभी न कभी हम भी टारगेट, जो फरार थे, जो क्रिमिनल वांटेड थे, उनमें बहुत से क्रिमिनल्स ने अपनी जमानतें कैंसिल करा के जेल में जाना पसंद किया, ताकि वहाँ सुरक्षित तो रहेंगी, जान तो बच जाएगी। ये डर पैदा था। और यही एक डर होता है क्रिमिनल के दिमाग में, अगर उसको पुलिस का भय हो तो ऐसा क्राइम हम रोकने में कामयाब हो सकते हैं। जैसा कि अभी कई बार पब्लिक ने, मैं कई बार टीवी पे भी मुझे कहना पड़ा कि अभी क्या सिचुएशन है, क्यों लोगों के दिमाग में डर नहीं है। वो यही बात है कि लोगों के दिमाग में वो डर खत्म हो गया जो 95 में डर पैदा हुआ था।